वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग पर यूनिट सिस्टम और रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ लिए थे और उसका जो अगला स्टेप है वो फॉल्ट एनालिसिस ही है, जिसमें हम लोग फॉल्ट करंट वगैरह निकालते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, कि हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है नेचर ऑफ फॉल्ट करंट। कि जो फॉल्ट करंट होता है, जब भी कहीं फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट का नेचर कैसा होता है? क्या वो प्योर साइनसॉइडल होता है या उसका कुछ और नेचर होता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये सब चीजें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि फॉल्ट करंट जब तक कि आपका रिले ऑपरेट होकर के ब्रेकर को ट्रिप ना करे, तब तक वो फॉल्ट करंट आपके सीटी से, आपके ब्रेकर से, आपके ट्रांसफार्मर से पास होता रहेगा। जब रिले ऑपरेट करके ब्रेकर को ट्रिप करेगा तब जाकर के वो फॉल्ट करंट रुकेगा। तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, सीटी पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन लाइन, इनके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए इस लार्ज वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट को रेजिस्ट कर सके। मतलब अपने से पास अगर उनसे होता भी रहे तो भी वो डैमेज ना हो, उस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की जाएगी, है ना, ताकि अगर थोड़ी देर तक वो लार्ज करंट फ्लो हो तो भी ट्रांसफार्मर खराब ना हो। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फॉल्ट करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और उसके लिए यह जानना जरूरी है कि फॉल्ट करंट का नेचर कैसा होता है। तो वही ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ फॉल्ट करंट। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है। यहां पर एक एसी सोर्स है, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कि एक रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। कैपेसिटेंस को नहीं लिए, लार्ज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेते हैं। अभी जस्ट समझने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये आपका लोड है। कैपेसिटेंस को नहीं लेने का एक और भी कारण ये भी है कि जनरली जो फॉल्ट होता है, वायर का टूट के गिरना या पेड़ का तार पे सटना, ये मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, जो ऊपर वाले टावर से पास करते हैं, उनमें बहुत कम पेड़ तो उस हाइट तक होता भी नहीं है और वायर वगैरह टूट के नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर्स काफी उसको अच्छे से पकड़े रहते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट्स काफी कम है और कैपेसिटेंस जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। आप लोग पढ़े हैं लास्ट सेमेस्टर में। तो जनरली जो फॉल्ट्स हैं वो मीडियम लाइन और शॉर्ट लाइन में होते हैं, और मीडियम और शॉर्ट लाइन में कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन नेग्लिजिबल होता है। मीडियम में लेते भी हैं हम लोग थोड़ा सा, बट लेंथ पे वो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने इस सर्किट में कैपेसिटेंस को नहीं लिया। वी आर इमेजिनिंग इट टू बी अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जिसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, और ये लोड है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इस ट्रांसमिशन लाइन में, और या तो ये तार टूट के जमीन पे गिर गया या कोई पेड़ आकर के इसमें सट गया। एनी हाउ, किसी तरह से ये ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच में एक शॉर्ट सर्किट हो गया, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एक फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमको फॉल्ट करंट के नेचर को देखना है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, कि फॉल्ट करंट स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गई, क्या होगा नेचर। तो उसको हम लोग को स्टार्ट से देखना है। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि जो फॉल्ट हुआ है वो t=0 पे फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट किसी टाइम t=0 पे हुआ है। ठीक है, देखिए जिस समय फॉल्ट हुआ होगा उस समय ये जो इनपुट सोर्स है
जो कि कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जिसमें फॉल्ट हुआ होगा उस समय वोल्टेज कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है कि वोल्टेज 0 हो सकता है यहाँ हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है रिवर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस समय फॉल्ट हुआ उसमें वोल्टेज कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, साइन के टर्म्स में, है ना। ठीक है, तो अगर जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय वोल्टेज को हम Vm साइन अल्फा मान लें, Vm साइन अल्फा। ठीक है, मतलब अगर जिस समय फॉल्ट हुआ उसमें वोल्टेज अगर 0 है तो इसका मतलब अल्फा 0 है। जिस समय फॉल्ट हुआ उसमें वोल्टेज अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई का वोल्टेज कितना होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्फा पे कर रहा है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 90, -90, 180, माइनस एनीथिंग। लेकिन जिस समय फॉल्ट हुआ उसकी टाइमिंग को हमने t इक्वल टू 0 माना है, और उस समय जो सप्लाई का वोल्टेज है वो हम लोग मान रहे हैं Vm साइन अल्फा। ठीक है, तब जो सप्लाई का वोल्टेज का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सप्लाई का वोल्टेज जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय तो Vm साइन अल्फा है, लेकिन इन जनरल जैसे मान लीजिए जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज है Vm/2, तो उस समय ना Vm/2 है, वो तो फिर चेंज होगा क्योंकि ये तो साइनोसॉइडल है। तो जनरल इक्वेशन हम सप्लाई वोल्टेज का क्या लिखें ताकि t इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज हो, मतलब t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हो, ताकि t इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज हो वो Vm साइन अल्फा हो। तो उसके लिए हम यहाँ इक्वेशन क्या लिखें सप्लाई वोल्टेज का, सुना रही बात। सप्लाई वोल्टेज का ऐसा इक्वेशन लिखना है जो साइनोसॉइडल तो हो लेकिन t इक्वल टू 0 पे उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड Vm साइन अल्फा हो। तो क्या ये लिख सकते हैं, देखिए जरा, Vm साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में आप t इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगा आपको Vm साइन अल्फा मिलेगा, Vm साइन अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 हमने फॉल्ट के टाइम को हमने फिक्स कर दिया कि फॉल्ट कब हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे हो रहा है, और उस समय हमने मान लिया कि वोल्टेज कितना है Vm साइन अल्फा। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vm साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे जब फॉल्ट होगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm साइन अल्फा। अब इसमें स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि सर हम सप्लाई वोल्टेज को Vm साइन ओमेगा t क्यों नहीं ले रहे हैं, हम Vm साइन ओमेगा t प्लस अल्फा क्यों ले रहे हैं, Vm साइन ओमेगा t क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए एक्चुअली में जो सप्लाई वोल्टेज है वो Vm साइन ओमेगा t ही है, Vm साइन ओमेगा t ही सप्लाई है। हमने Vm साइन ओमेगा t प्लस अल्फा अपनी इस एनालिसिस को करने के लिए लिया है। जब ये एनालिसिस कंप्लीट होगी तब आपको पता चलेगा कि अल्फा यहाँ लेने से क्या फायदा होगा। देखिए अगर हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ Vm साइन ओमेगा t ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस कंडीशन में आपको फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ कैसे पता चल सकता है, एक मिनट बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे वोल्टेज Vm साइन ओमेगा t ले लेंगे, ठीक है ना, तो फाइनल जब हम लोग इसका पूरा डिराइवेशन करेंगे तो आप देखिएगा कि जो फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड, अगर Vm साइन ओमेगा t लेंगे तो फॉल्ट करंट का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज के लिए आएगा। और वोल्टेज के लिए जब फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज 0 है उसी के लिए। ये हम आपको अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये जब हम अभी हमको ये इसको लेकर के आगे बढ़ने दीजिए, जब हम फाइनल रिजल्ट पे आएंगे तो हम एक बार फिर आपको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मैंने अल्फा क्यों लिया, वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि
फॉल्ट जिस समय हुआ उस टाइम को मैंने t इक्वल टू 0 माना है, ठीक है, और ये माना है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उसमें वोल्टेज है Vm sin अल्फा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये वोल्टेज चल रहा है, फॉल्ट जिस समय हुआ, कौन दूरबीन लगा के बैठा हुआ है कि भाई जो वोल्टेज इसमें फॉल्ट हुआ उस समय वोल्टेज क्या है पता करो, किसी को नहीं पता है, नो वन नोज, है ना। और हमको मतलब भी नहीं है, हमको फॉल्ट करंट में इसकी एनालिसिस में सिर्फ ये पता करना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि हमको अपने इक्विपमेंट की डिजाइनिंग उस मैक्सिमम फॉल्ट करंट के हिसाब से करनी है। तो किसी को नहीं पता है कि जिसमें फॉल्ट होता है उसमें वोल्टेज क्या हो सकता है, तो मैंने कुछ मान लिया कि जिसमें फॉल्ट होगा t इक्वल टू 0 टाइमिंग मान रहे हैं, और उस समय वोल्टेज कितना है, Vm sin अल्फा है। और उस हिसाब से अगर हम सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा। t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा। अभी हमको इतना से आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। जब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर ये लेने से क्या फायदा हो। तो लेट्स गो अहेड सम। तो देखिए ये है Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा, फॉल्ट हो गया। अब इस फॉल्ट कंडीशन में अगर हम KVL लगाएं, ठीक है, फॉल्ट कंडीशन में अगर KVL लगाएंगे तो यहाँ से चले अगर तो अच्छा फॉल्ट का जो इक्वेशन है वो हम IFT लेना है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा R स्मॉल I F लेते हैं, RIFT प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है E इक्वल टू L di by dt, तो L DIFT by dt, ठीक है। इधर से आएंगे, करंट का फ्लो भी हमने इधर से माना है तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो माइनस Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और इस इक्वेशन से आपको IFT निकालना है, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको IFT निकालना है। अब इससे IFT निकालने का मैथमेटिक्स हम लोगों को नहीं करना है ना, कि इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लें या जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड या जो भी और भी कई सारे मेथड होते हैं, वो सब लगा के भी कर सकते हैं, या लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेकर के फिर इनवर्स लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो करके आपको डाटा मिला हुआ है, तो देखिए वो डाटा क्या है, वैल्यू क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो IF की वैल्यू आएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, IFT ये आएगा Vm by Z, Z क्या है हम बताते हैं, साइन ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस e टू द पावर माइनस r by L t e to the power minus theta r by L into t sin theta minus alpha। This is the equation of fault current that you will get from the above differential equation। किसी स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे तो आपको इसका डिराइवेशन मिल जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आता भी है नेचर ऑफ फॉल्ट करंट, तो लिखने के लिए इतना कुछ है, नोट्स भेजेंगे, इसके डिराइवेशन की जरूरत नहीं है। ये KVL से आया और इसको डिराइव करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करके लैप्लेस वगैरह करके ये वैल्यू है, तो इसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉल्ट करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज है, जो इक्वेशन है वो क्या है, Vm by Z sin ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस e टू द पावर माइनस r by L into t sin थीटा माइनस अल्फा। जहां पर कि अल्फा आपको पता है क्या है, जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज क्या होगा ये अल्फा ही डिसाइड करता है। एक मिनट, अगर अल्फा 0 है, ध्यान से समझिए पॉइंट इसका, अगर अल्फा 0 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस समय फॉल्ट हुआ, मतलब
t इक्वल टू 0 पर, फॉल्ट हम कब मान रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर। जनरल इक्वेशन क्या है, Vm sin ओमेगा t प्लस अल्फा। जिस समय फॉल्ट हुआ मतलब t इक्वल टू 0 पे, और आप ये करें कि अल्फा भी 0 है, अल्फा अगर 0 है तो ये भी 0 ये भी 0, क्या हो जाएगा 0, v क्या हो जाएगा 0। मतलब कि अगर फॉल्ट t इक्वल टू 0 पे हुआ है और अल्फा भी 0 है, इसका मतलब है कि सप्लाई वोल्टेज उस समय 0 है, क्योंकि t भी 0 अल्फा भी 0, इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज उस समय क्या है 0। समझ रही बात। जिस समय फॉल्ट हुआ अगर अल्फा 0 है, इसका मतलब है कि उस समय सप्लाई वोल्टेज 0 है। और जिस समय फॉल्ट हुआ t इक्वल टू 0 पर अगर अल्फा π/2 है, 90 डिग्री है ना, जिस समय फॉल्ट हुआ t इक्वल टू 0 पर उस समय अगर अल्फा 90 डिग्री है, π/2 है, तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, Vm। उस समय v क्या हो जाएगा, Vm sin 90 डिग्री 1, यानी कि उस समय सप्लाई वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर है कि नहीं। तो अल्फा क्या बताता है, अल्फा ये बताता है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अगर अल्फा 0 है तो इसका मतलब है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 है। अगर अल्फा π/2 है तो इसका मतलब है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, और सिमिलरली, ठीक है। तो अल्फा तो आपको ये बताता है कि फॉल्ट के इंस्टेंट पर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अगर हमने ये मान लिया है कि फॉल्ट t इक्वल टू 0 पे हो रहा है, तो अब सबसे पहले समझिए Z क्या है। तो Z है ट्रांसमिशन लाइन इंपीडेंस √r² प्लस ओमेगा L²। और अगर Z समझ गए तो आप थीटा समझ ही रहे होंगे, tan इनवर्स ओमेगा L/r, ये, ठीक है। तो फॉल्ट करंट का इक्वेशन क्या आ रहा है, Vm/Z, Vm आप समझ ही रहे हैं वोल्टेज की मैक्सिमम, सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, sin ओमेगा t, अल्फा आप समझ ही रहे हैं, थीटा ये है एक्सपोनेंशियल r/lt sin थीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहां से आप क्या देख रहे हैं कि जो फॉल्ट करंट है उसका दो टर्म है। फॉल्ट करंट के इक्वेशन में दो टर्म है, यानी कि जो रिजल्टेंट फॉल्ट करंट है वो दो टर्म का कॉम्बिनेशन है। एक टर्म है साइनोसॉइडल जो कि टाइम के साथ चेंज करेगा, वो टर्म क्या है देखिए, एक टर्म है Vm/Z sin ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस थीटा, और एक टर्म है Vm/Z e टू द पावर माइनस r/L इंटू टी साइन थीटा माइनस अल्फा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म है ये टाइम के साथ वैरी करता है, ये साइनोसॉइडल टर्म है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है। और ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है, ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा। t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, Vm/Z इंटू दिस वैल्यू आएगी, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब ये टर्म एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है, एक्सपोनेंशियली घटता है, और ये जो टर्म है ये साइनोसॉइडल टर्म है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। समझ रही बात। मतलब जो फॉल्ट करंट होता है हमारे पावर सिस्टम में, जो फॉल्ट करंट है, जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट एक्चुअली में एक साइनोसॉइडल पार्ट और एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सप्लाई तो साइनोसॉइडल है, लेकिन फॉल्ट करंट साइनोसॉइडल मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये साइनोसॉइडल और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, जब ये एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो जब ये एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका फॉल्ट करंट साइनोसॉइडल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये साइनोसॉइडल हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो फॉल्ट करंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट में कहते हैं ISS है ना।
ठीक है। और ये जो है इसको कहते हैं डीसी। डीसी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, इसका पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली डिके होगा। डीसी ऑफसेट करंट, डीसी ऑफसेट करंट, और इसको कहते हैं आईडीसी, ठीक है। तो फॉल्ट करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल करंट एंड एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग करंट एंड द रिजल्टेंट फॉल्ट करंट इज सम ऑफ दीज करंट। The sinusoidal varying current is called as symmetrical short circuit current and the exponentially decaying term is called as DC offset current, IDC. Okay? अब आपको कुछ ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ग्राफ्स ये क्यों बनाए हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे ISS को, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट को, यहाँ पे बनाएंगे IDC को, और यहाँ पे बनाएंगे उन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब फॉल्ट करंट को, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हुआ है, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो इक्वेशन क्या आएगा? Vm/z sin अल्फा माइनस थीटा, Vm/z sin अल्फा माइनस थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा अल्फा और थीटा पर। तो हम देखिए t इक्वल टू 0 पे अगर हम इसको देखें तो t इक्वल टू 0 पर कितना होगा? साइन अल्फा माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो Vm/z साइन अल्फा माइनस थीटा होगा। इसको, इस वैल्यू को हम लोग अगर अल्फा कम होगा, थीटा ज्यादा होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो कुछ भी हो सकता है, बट हम इसको नेगेटिव मान रहे हैं यहाँ पर। ये जो वैल्यू ऐसे मैक्सिमम पे गया था और उसके बाद ये जो है इस तरह से जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम मान रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको मान रहे हैं Vm/z, यहाँ लिखा है Vm/z साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। फिर ये क्या होगा? फिर ये इस तरह से जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर ये रिटर्न होगा, साइनोसॉइडल जैसा होता है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको पता ही है, ये वैल्यू कितनी है? इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब ये पूरा 1 होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? Vm/z। तो ये कितना है? Vm/z। ये भी कितना है? मैक्सिमम Vm/z, ठीक है। और ये जो करंट है ये है ISS, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ओमेगा t इक्वल टू 0 पर, मतलब t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू Vm/z sin अल्फा माइनस थीटा होगी, उसको मैंने नेगेटिव मान लिया और कर्व कुछ ऐसा बन गया। सेकंड जो कर्व है वो है आपको डीसी ऑफसेट करंट का, IDC का। अगर डीसी ऑफसेट को देखें और t इक्वल टू 0 पे बात करें तो आप देखिए यही तो है, अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा Vm/z sin थीटा माइनस अल्फा। अब जरा ध्यान दीजिए, t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू था Vm/z sin अल्फा माइनस थीटा, और t इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू है Vm/z sin थीटा माइनस अल्फा। एक है sin अल्फा माइनस थीटा, एक है sin थीटा माइनस अल्फा, Vm/z। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक होगा पॉजिटिव में तो एक होगा नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, Vm/z sin थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक में थीटा माइनस अल्फा है, एक में अल्फा माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए अगर ISS को हमने नेगेटिव लिया है तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे, है ना, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू होगी Vm/z sin थीटा माइनस अल्फा, ऊपर जितना ये उतना ही ये समथिंग, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू होगी Vm/z sin, थोड़ा और ले इधर, Vm/z sin थीटा माइनस अल्फा। इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि अल्फा माइनस थीटा को हमने नेगेटिव लिया। तो ये, और यहां से ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग यहां से घटेगा और ये एक्सपोनेंशियली
सपोज यहाँ पर आकर के लगभग दिस पॉइंट पर आकर के जीरो समथिंग, और थोड़ा पहले कर ले ताकि कर्व और अच्छा से बने, है ना। देखिए 1 मिनट, तो इसको हम यहाँ पे जीरो कर, एक्चुअली ये जीरो होता नहीं है, जीरो के पैरेलल एकदम क्लोज में चलता है, ठीक है। तो ये है आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग का कर्व, आईडीसी का कर्व, ओके। अब जो फॉल्ट करंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आईएफटी या आईएफ फॉल्ट करंट है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और फॉल्ट करंट को बड़ा ध्यान से बनाएंगे हम लोग, देखिए कैसे बनेंगे। t इक्वल टू 0 पर ये माइनस में इतना है, ये प्लस में इतना है, और मैग्नीट्यूड सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये अगर -5 है तो ये +5 है, मतलब फॉल्ट करंट यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। देखिए इस पॉइंट को देखिए जरा, ये जो पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पर अगर देखें, इस पॉइंट पर ठीक है, देखिए, और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये लगभग 0 हो। देखिए यहाँ पर भी बना ले थोड़ा, फॉल्ट करंट को प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पर तो 0 है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू है 0 और इसका वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, तो फाइनल वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो पॉइंट है मैक्सिमम का, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मैक्सिमम है Vm/Z और ये वैल्यू इतनी है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ऐड होगा, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात। इसके आगे आप कहीं भी देख लीजिए, इसके आगे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0, ये धीरे धीरे घट रहा है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। इस पॉइंट से पहले इसका वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन ये कम है कि नहीं। इस पॉइंट पर तो ये 0 ही है, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पे अगर देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, दोनों मिलकर के सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। उसके बाद फिर ये घटा तो ये भी घटेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर देखें तो वैल्यू कम है, इसकी भी कम है, घटेगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 है और इसकी कुछ वैल्यू है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये 0 था तो यहाँ पर हम इस कर्व को 0 तो नहीं किए, है ना। उसी तरह से यहाँ पे सिमेट्रिकल तो 0 है, लेकिन चूंकि डीसी ऑफसेट 0 नहीं है, इसलिए ये जो है ये भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कुछ होगी, है ना, रखे ना कुछ वैल्यू इस तरह से होगी, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब ये तो निगेटिव में चला गया, है ना, और ये पॉजिटिव में है, तो निगेटिव और प्लस पॉजिटिव 0 होगा कहीं पर। जहां पे इसकी वैल्यू निगेटिव में और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में सेम हो जाएगी, वहां पर ये 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से सपोज कि यहाँ पर 0 हो गया, है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू इसका पॉजिटिव में, उतना ही ये निगेटिव में, इसलिए 0 हो गया। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट में ये निगेटिव मैक्सिमम है लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव मैक्सिमम है लेकिन ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो हमारा फॉल्ट करंट है उसका निगेटिव तो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है ये कम हो गया, तो निगेटिव तो स्टार्ट होगा लेकिन निगेटिव मैक्सिमम नहीं मिलेगा, क्योंकि निगेटिव मैक्सिमम में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, सपोज कुछ इस तरह से। और फिर जब ये यहाँ, अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा करके ये 0 हो गया,
तो हम यहां पे इसको ऐसे 0 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पे 0 हो गया। और उसके बाद तो फिर यहां पर जब ये 0 हो गया तो उसके बाद तो ये 0 ही हो गया, तो फिर तो साइनोसॉइडल ही चलेगा। इसको अगर बना ले साइनोसॉइडल को तो बनाने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद तो फिर ये साइनोसॉइडल ही चलेगा कुछ इस तरह से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब जो ये साइनोसॉइडल चलेगा तो उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैक्सिमम है किसका किसका सम है, Vm/z और DC ऑफसेट दोनों का सम है ये पूरा, और ये तो सिर्फ Vm/z है। इसलिए हम मैक्सिमम तो इसको करेंगे क्योंकि अब तो साइनोसॉइडल ही चलेगा प्योर, लेकिन ये उसके बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर ये ऐसे चलेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर हम फॉल्ट करंट को देखें कि फॉल्ट करंट कैसा है, तो इसको कुछ ऐसा ऐसे है ना, ये उसके बाद कांस्टेंट, और अगर नीचे देखें तो नीचे भी उसके बाद कांस्टेंट, कुछ ये इस तरह से यहां से ज्यादा है और फिर उसके बाद पैरेलल चला गया। इस फॉल्ट करंट के नेचर की यही नेचर है। नेचर की एनालिसिस अगर करें तो हम देख सकते हैं कि फॉल्ट करंट का जो पहला पीक होता है, जो फर्स्ट पीक है, वो सबसे ज्यादा होता है और वही मैक्सिमम करंट है। जो पहला पीक है वही मैक्सिमम करंट है जो फॉल्ट करंट का होता है। तो फॉल्ट करंट का जो पहला पीक है वही मैक्सिमम करंट है, उसके बाद सारे पीक उससे कम ही होंगे, है ना। उसके बाद जो सारे पीक होंगे वो उससे कम ही होंगे। स्टार्टिंग में जब तक डीसी ऑफसेट है तब तक आपको खतरा है। डीसी ऑफसेट खत्म हो जाएगा उसके बाद भी खतरा तो है ही। क्यों खतरा है? क्योंकि उसके बाद आपका मैक्सिमम करंट कितना है, Vm/z। फॉल्ट करंट तो खतरनाक है ही, उसके बाद आपका मैक्सिमम करंट कितना है, Vm/z। और Vm/z को भी आप कम मत समझिए, Vm तो मैक्सिमम वैल्यू है ही, Z क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस जो कि बहुत कम होता है ना। अगर जो शॉर्ट वायर था उसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले तो उसके बाद भी आपको ज्यादा करंट है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पहला पीक है, ये फॉल्ट, ये Vm/z प्लस डीसी ऑफसेट है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और यही हमारे लिए खतरनाक है। और ये जो वैल्यू होती है, ये इसको कहते हैं IMM, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट। मैक्सिमम मोमेंटरी करंट, ठीक है। और मैक्सिमम मोमेंटरी करंट क्या होता है, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का पीक और उसी टाइम पर जो पहला पीक आया सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का पीक, और उसी टाइम पर डीसी ऑफसेट की वैल्यू, उसी टाइम पर डीसी ऑफसेट की वैल्यू, उन दोनों को सम कर देंगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मोमेंटरी करंट। तो स्टार्टिंग में वो एक हाई पीक पे जाएगा फॉल्ट करंट, और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, मिली सेकेंड या इस तरह से बात है, जब डीसी ऑफसेट खत्म हो जाएगा, R/L पे डिपेंड करेगा, तब आपका जो करंट होगा वो साइनोसॉइडल होगा। तो इनिशियली फॉल्ट करंट इज स्टीपली राइजिंग करंट हैविंग अ लार्ज मैग्नीट्यूड, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स साइनोसॉइडल विद अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ Vm/z। स्टार्टिंग में काफी तेज होता है और उसके बाद साइनोसॉइडल हो जाता है Vm/z के एम्पलीट्यूड से। तो ये है, हमको ये जानना था IMM कि मैक्सिमम मोमेंटरी करंट कितना होता है, ठीक है ना। तो ये हमको पता चल गया IMM। अभी इसके बारे में और भी देखेंगे, इधर मिटाते हैं पहले, उसके बाद देखिए जो मैक्सिमम मोमेंटरी करंट है, इस कम से कम आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर हैं, उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो इस मैक्सिमम मोमेंटरी करंट को थोड़े देर तक अपने से पास होने दे सकें। थोड़े देर तक अगर ये करंट पास हो तो इक्विपमेंट खराब ना हो। यही जो हमारा करंट है, यही हमारा डिजाइनिंग का पैरामीटर बनेगा कि इससे मतलब इस करंट को बर्दाश्त कर लिया थोड़ी देर तो ठीक है। तो अब ये वैल्यू होगी कैसे, निकलेगी कैसे? तो IMM क्या है, Vm/z प्लस उस टाइम पे IDC,
है ना, उस टाइम पे आईडीसी। अब वो भी एक्यूरेटली निकल सकता है कि उस टाइम पे आईडीसी क्या होगा, लेकिन इसका जो तरीका है जो जनरली लोग करते हैं वो हम बता रहे हैं। अगर हम मान लें, है ना, वैसे मानने में यहाँ पर आपको दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम मान लें कि इस टाइम में मतलब फॉल्ट आया और उसके बाद सिमेट्रिकल करंट का जिस समय मैक्सिमम आया, अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ में डीसी ऑफसेट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, या मान लें कि डिक्रीज तो हुआ ही होगा लेकिन मान लें कि डिक्रीज नहीं हुआ, है ना, मतलब जो यहाँ वैल्यू है वो यही यहाँ भी वही वैल्यू है, ऐसा होगा नहीं, निश्चित तौर पे वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, लेकिन अगर मान लें तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी क्योंकि जो यहाँ वैल्यू है वही हम वैल्यू लेकर के आईएमएम निकाल देंगे। और इसको मानने में दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आईएमएम हम निकालना चाहते हैं क्या कि इस जो ये जो वैल्यू मान लीजिए आईएमएम जो एक्चुअल है, मतलब ये वैल्यू और प्लस डीसी की वैल्यू ये दोनों मिला करके मान लीजिए 2000 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना, और आपने इक्विपमेंट की डिजाइनिंग की 2000 के हिसाब से, और अगर मान लीजिए कि हम कहे कि नहीं इसका लो और इसका ये नहीं लो, ये पूरा ही ले लो, समझ रहे, तो आईएमएम कितना है, तो आईएमएम मान लीजिए 2400 आया, तो आपने इक्विपमेंट की डिजाइनिंग की 2400 के हिसाब से, थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ गया, 2400 के हिसाब से करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन सेफ्टी लेवल और आपका बढ़ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन में भी आसानी होता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ISS का जो इक्वेशन है उससे T निकालिए, टाइम कि किस समय मैक्सिमम होगा, उस T को IDC में पुट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस समय ये वैल्यू कितना है। तो जनरली इतना पचड़ा ना करके लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जिस समय ये मैक्सिमम हुआ उस समय ये ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, जो ये वैल्यू है उसी को यहाँ लेना है, तो यानी कि ये हो जाएगा Vm/Z प्लस Vm/Z साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। अब एक और चीज मानना है, लेट ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस मतलब 0 कहने का मतलब 0 तो नहीं होगा लेकिन काफी कम होता है, तो मान लीजिए कि काफी कम है, ठीक है ना, तो कम है तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी लगभग हुआ, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है 90 डिग्री, tan 90 कितना होगा sin 90 बाय cos 90, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट। आप ये मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू काफी कम है तो इसलिए थीटा की वैल्यू 90, सब कुछ किया जा रहा है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और कोई बात नहीं, तो थीटा इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पुट करें तो आपको मिल जाएगा IMM इक्वल टू Vm/Z प्लस Vm/Z साइन 90 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा Vm/Z प्लस Vm/Z cos अल्फा। अब देखिए सारा का सारा खेल अल्फा पर है, जो हमने माना उस पर ध्यान दीजिए। अब ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन है, IMM की वैल्यू क्या आ गई, Vm/Z प्लस Vm/Z cos अल्फा। अगर हम ये सब अप्रोक्सीमेशन ना भी माने तो भी रिजल्ट हमारा इसी के क्लोज आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अब देखिए मैक्सिमम मोमेंटम करंट इक्वल टू Vm/Z प्लस Vm/Z cos अल्फा, ठीक है। अब अगर अल्फा की वैल्यू 0 है, अब ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आ गया IMM का। अब अगर अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि फॉल्ट हुआ है t इक्वल टू 0 पर, और अगर उस समय जो वोल्टेज था, जैसा मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, अगर उस समय वोल्टेज 0 है यानी कि Vm साइन अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इक्वल टू 0, हम वही कर रहे हैं कि अगर अल्फा 0 है इसका मतलब क्या है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 थी और वो बढ़ रहा था, है ना,
t इक्वल टू 0 पे अगर, ठीक है, अगर अल्फा 0 है मतलब कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय साइनोसॉइडल वोल्टेज बढ़ रहा था 0 से, तो उस समय IMM की वैल्यू क्या होगी? एट अल्फा इक्वल टू 0 IMM इक्वल टू cos 0 1 हो जाएगा 2 इंटू VM बाई जेड। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा आपका फॉल्ट करंट नहीं हो सकता है। 2 इंटू VM बाई जेड मतलब VM बाई जेड का ट्वाइस, VM बाई जेड का ट्वाइस। और ये VM बाई जेड का ट्वाइस जो मैक्सिमम वैल्यू फॉल्ट करंट की हो सकती है, ये कब होगा? ये तब होगा जब जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज 0 को क्रॉस कर रहा हो। जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय अगर सप्लाई वोल्टेज 0 है तो आपको फॉल्ट करंट मैक्सिमम हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जस्ट बाद वो सप्लाई वोल्टेज जस्ट बाद मैक्सिमम पे पहुंचने वाला है ना, इसलिए फॉल्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज 0 है, फॉल्ट करंट डबल ऑफ VM बाई जेड हो गया, इसको कहते हैं डबलिंग इफेक्ट। डबलिंग इफेक्ट है ना, डबल हो जाना, फॉल्ट करंट का डबल हो जाना। और ये जो फॉर्मूला आपको मिला, इस फॉर्मूला से आप किसी भी अल्फा की वैल्यू के लिए आप निकाल सकते हैं, है ना, कि अल्फा कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। जैसे कि एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर अल्फा 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? VM साइन 90 डिग्री, मतलब VM के बराबर है, मैक्सिमम, मतलब कि पीक पर है। जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय अगर सप्लाई वोल्टेज पीक पर है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज पीक पर है, तो उस समय अगर हम IMM को देखें तो यहां पर आप 90 डिग्री पुट करेंगे, अल्फा की जगह 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? VM बाई जेड, है ना। तो ये आपको हो सकता है दिमाग में ऐसा है कि सर जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उसमें फॉल्ट करंट कम कैसे है, और जिस समय वोल्टेज 0 है उस समय फॉल्ट करंट मैक्सिमम को है? क्योंकि भाई जिस समय फॉल्ट होता है उसी समय उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होती है। देखो यहाँ जिस समय फॉल्ट हुआ, क्या उस समय वैल्यू मैक्सिमम है? नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैक्सिमम। तो जिस समय फॉल्ट हुआ अगर उस समय सप्लाई वोल्टेज 0 है तो थोड़ी देर बाद सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो थोड़ी देर बाद फॉल्ट करंट भी मैक्सिमम होगा। और जिस समय फॉल्ट हुआ अगर उस समय सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम है तो फॉल्ट करंट तो उस इंस्टेंट के थोड़ी देर बाद मैक्सिमम होगा, है ना, लेकिन सप्लाई वोल्टेज थोड़ी देर बाद 0 होगा, ठीक है। इसलिए जब सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो आपका फॉल्ट करंट VM बाई जेड होता है। और जब सप्लाई जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय सप्लाई वोल्टेज अगर 0 है तो आपको फॉल्ट करंट मैक्सिमम जो फॉल्ट करंट होगा वो 2 टाइम्स VM बाई जेड होगा। इसको डबलिंग करंट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला था कि हम आपको बाद में बताएंगे अल्फा क्यों लिए। अल्फा के लेने से फायदा ये हो रहा है कि आपको पता है, ये चीज पता चल रही है ना, कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय अगर सप्लाई वोल्टेज 0 है तो आपको फॉल्ट करंट मैक्सिमम मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय वोल्टेज की कोई भी वैल्यू हो, अल्फा 0 हो तो क्या फॉल्ट करंट होगा वो भी निकाल सकते हैं, 30 हो तो क्या होगा, 60 हो तो क्या होगा, हर वैल्यू पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात और है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय एक्चुअल वोल्ट, तो जो IMM की वैल्यू है वो अल्फा पे डिपेंड करती है ना, और अल्फा डिपेंड करता है कि जिस समय फॉल्ट हुआ उसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो ये तो किसी को नहीं पता है भाई, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है पता करना। ये जो IDC की वैल्यू है इसको पता करना तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक आदमी को रखना पड़ेगा कि भाई जिस समय फॉल्ट हुआ उस समय तुम साइनोसॉइडल कर्व को देख करके बताओ कि कहाँ पे है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो IDC की वैल्यू है इसको एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसको निकालने का क्या करते हैं, एक हम लोग करते हैं काम इंपिरिकल बेसिस पे निकालते हैं, मतलब मान लेते हैं कुछ। तो IMM की जो वैल्यू हम लोग टोटल जो IMM की वैल्यू मानते हैं
वो मान लेते हैं 1, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि Vm/Z तो ISS का है प्लस 0.6 Vm/Z मान लेते हैं, यानी 1.6 इंटू Vm/Z, ये IMM, इसी यही वैल्यू मान करके सारा का सारा डिजाइनिंग किया जाता है। 1.6 इंटू V, कहीं पे 1.6 है, किसी स्टैंडर्ड में 1.8 है, तो यही है। लेकिन मैक्सिमम मोमेंट्री करंट की जो वैल्यू जिसको लेकर के डिजाइनिंग की जाती है वो 1.6 Vm/Z को लेकर के की जाती है, जिसमें कि Vm/Z ISS का मैक्सिमम वैल्यू है और DC ऑफसेट को कितना ले लिया गया है, 0.6 Vm/Z। हाँ, आप कह रहे होंगे सर 1 भी तो हो सकता है, चलेगा। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ फॉल्ट करंट खत्म हो गया। यहाँ पर आपने समझा कि फॉल्ट करंट का नेचर होता कैसा है। स्टार्टिंग में काफी पीक वैल्यू जाती है और उसके बाद फिर साइनोसॉइड होता है जब डीसी ऑफसेट खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फॉल्ट करंट। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉल्ट एनालिसिस का न्यूमेरिकल वाला पार्ट, करंट निकालने वाला पार्ट स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।